हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की टेट सी टेट साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी जितने भी स्टेट हैं उनमें आपके जो भी टीचिंग संबंधी एग्जाम्स होते हैं, टेट संबंधी एग्जाम्स, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है और पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यावार सॉल्व पेपर है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही। और इस सीरीज में हमने जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान हो गया है और विकास की अवधारणाओं और अधिगम के साथ जो है संबंध है उसको भी देख लिया है। बालकों के विकास के सिद्धांत को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने टॉपिक हैं। उन्हीं टॉपिकों के वाइज हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी वीडियो पर चलेंगे। तो हम अपने चैप्टर पर पहुंच गए हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा पहले हम देख लेंगे, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इनको हम फिनोटाइप के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसको हम थ्योरी वाइज देखेंगे कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली जो दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या कहेंगे, तो फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं जीव की जो भौतिक विशेषताएं जो कि पर्यावरण के साथ होती हैं उन्हें जीनोटाइप की बातचीत का परिणाम है। यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो जीव की भौतिक विशेषताएं जो कि पर्यावरण के साथ बातचीत का परिणाम है उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं और फिनोटाइप के रूप में जानी जाती है। फिनोटाइप अवलोकनीय है और किसी व्यक्ति के जीन्स की अभिव्यक्ति है। यह उन जीवों पर निर्भर करता है जो मुख्य प्रमुख हैं। आकार, रंग, व्यवहार, जीव का जो है ये सभी क्या है, तो ये आपके फिनोटाइप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा कि एक बालक जो किसी एक विशेष लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता के उच्च और निम्न है, बाद में के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, तो यह कथन महत्व बल देता है। तो ये कथन किस पर, तो ये आपका आनुवंशिकी पर महत्व बल देता है। क्योंकि जो एक बालक है वो जो किसी भी एक विशेषता में से ये लक्षण है, दुश्चिंता है, सामाजिकता, इनमें से कुछ ही में भी आपके उच्च या निम्न है। यानी कि जो विशेषताएं हैं इनमें आपका अगर बच्चा उच्च है या फिर निम्न है तो बाद के वर्षों में भी इसी तरीका रहता है। इसलिए कथन आपका आनुवंशिकता के महत्व पर बल देता है। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। वहीं बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास का जो आनुवंशिकता का जो प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी बालक का किसी एक विशेष उच्च या निम्न होना और बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहने का पर जो है वो आपका आनुवंशिकी के महत्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और वहीं आपके एक महोदय हैं बीएन झा। बीएन झा का मानना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। और वहीं आपके जो एच ए पीटरसन है, उनका मानना है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम है। वहीं जो आपके डगलस और हॉलैंड के अनुसार माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजातियों से प्राप्त समस्त शारीरिक संरचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके वंशानुक्रम में सम्मिलित रहती हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो ये आपके वीएन झा ने कहा है, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, तो वो आपके आनुवांशिक कहा जाता है, जो माता पिताओं से प्राप्त होते हैं। आनुवांशिकता गुणों का गठन है, तो कैसे, तो आनुवांशिकी गुणों का गठन है, ठीक है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संशोधन है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। और फिर आता है कि जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल क्या है, तो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल आपका वंशानुक्रम है, ठीक है। इसके बाद आता है तो इसमें क्या है कि ये जो है आपके
तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा कि सभी लड़कियों में कला विषयों के अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम में है। तो इसमें से जो आपका सही क्रम है वो आपका हो जाएगा, पहले आपका अंडाणु और शुक्राणु हो जाएगा, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो आपका है ये आपका करेक्ट क्रम है। ठीक है, अब कैसे, तो ये भी हम देख लेते हैं कि सही क्रम अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस है। यह क्रिया जो है ये आपकी निषेचन से संबंधित होती है, जिसमें गर्भाधान की क्रिया के दौरान सबसे पहले आपके अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और उसके पास आपका ब्लास्टोसिस की क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। अब इसके बाद है कि वंशानुक्रम के नियम एवं सिद्धांत। तो ये आ जाएगा कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और जीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करती है। और ये जो है कथन ये आपका किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन आपका डार्विन के अनुसार है। ठीक है, डार्विन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो जीवन है, जीवन का अस्तित्व के संघर्ष और जीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करती है। वहीं डार्विन ने व्यापक अर्थों में अस्तित्व के लिए संघर्ष वाक्यांश का इस्तेमाल किया है और ये 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के तीसरे अध्याय के शीर्षक के रूप में ये शब्द को चुना गया था। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो जो प्रतीप गमन है ये आपका आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, क्योंकि जबकि रूपांतर और प्रतीपगमन एवं जैसे पैदा होता है ये सभी आनुवांशिकता का सामान्य नियम है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पर कि कुछ मामले में जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं, तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है कि यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। तो ये जो आपका नियम होता है ये आपका प्रत्यागमन का नियम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनमें जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, कभी कभी ये गुण विपरीत भी हो जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति बहुत निम्न होती है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं, पर कई चीज़ों में देखा जाता है कि बच्चे वैसे नहीं होते जैसे माँ बाप होते हैं। तो ये जो नियम है ये नियम के अनुसार माता पिता के विशिष्ट गुण त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करता है और कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं। ये उल्टा दृश्य हो जाता है, इसलिए ये वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का नियम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होती हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, ये निहितार्थ है। तो ये आपके अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्षैतिज और लंबवत रूप से आनुवांशिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ है कि किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होती हैं। तो ये एक प्राकृतिक सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कभी कभी बच्चे माता पिता के दोनों से अलग होते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा आपका विविधता के कारण होता है। कैसे होता है, विविधता के कारण होता है। अब ये है आपका वंशानुक्रम के विशेषक। तो एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है। इसमें से किसके महत्व से असहमत है। तो ये आपके आनुवांशिक कारक से असहमत है। ठीक है, क्योंकि फिर है कि आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो मूल संवाहक आपके जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये है आपका वंशानुक्रम के निर्धारण एवं प्रक्रियाएं। तो इसमें है कि आनुवांशिक की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि नहीं है। तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। तो समवयस्क समूह अध्ययन ये आपकी आनुवंशिकता के लिए सही नहीं है। इसके बाद आता है कि आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो जो नवीन शोध हैं ये आपके कोशिका विज्ञान, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन और जीव मिति, इन सभी की तरफ हैं। ठीक है,
फिर आता है कि शारीरिक लक्षण जैसे कि आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सभी किस पर है, तो ये आपके वंशानुगत होते हैं। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सा पूर्ण आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तो आँखों का जो रंग है ये आपका पूर्व आनुवंशिकी के द्वारा आपका निर्धारित होता है। इसके बाद है कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। तो लिंग किसे संदर्भित करता है, तो जो लिंग होता है ये आपका पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद है कि हमारे जीन्स बने होते हैं, तो हमारे जो जीन्स होते हैं ये आपके डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर आएगा कि प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक अंडा कोशिका में जो आपके गुणसूत्र होते हैं ये आपके क्या एक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो दूर दूर रख कर पाले गए समरूप और भात्र यमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो इसे हम किस प्रकार की, तो समरूप यमज भ्रातृ यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। ठीक है, आगे है कि यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होगा। लड़की का कैसे, जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो आपकी लड़की का जन्म होता है, वही XY होता है तो आपके लड़के का होता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे कि दोनों X और Y गुण पाए जाते हैं, तो ये पुरुषों में पाए जाते हैं। फिर है कि प्रत्येक कोशिका में 46 क्या होते हैं, तो 46 आपके गुणसूत्र होते हैं जो कि आनुवंशिकी जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। इसी के साथ है कि मानव निषेचित अंडों में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं, तो निषेचित अंडों के शुक्राणुओं में जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है, तो लड़के के पैदा करने के लिए वो जो क्रोमोसोम है वो आपके XY है। ठीक है, आगे है कि लिंग का निर्धारण होता है, तो लिंग का निर्धारण आपका बच्चे के पिता के दौरान होता है। ठीक है, आगे है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में आपके XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि Y गुणसूत्र में आपके SYR नामक जीन होता है, जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है, जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। फिर है कि टेरेटोजन एक बाह्य प्रेजेंट जैसे एक रासायन वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है, जो विपरीत रूप से युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गलत कथन आपका हो जाता है कि इसमें रुचियां, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं, तो ये क्या है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है कि विकास, नेक्स्ट है कि जो विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सबसे अच्छा जो वर्णन है वो आनुवंशिकता निर्धारित करती है और किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि मुख्यतः आनुवंशिक द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, तो ये आपकी जो परिपक्वता है ये आपकी मुख्यतः आनुवंशिक के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, तो जो डाउन सिंड्रोम है ये आपका अतिरिक्त 21वें गुण के कारण होता है। ठीक है, फिर है कि किसी की भी आनुवंशिकता है ये गर्भधारण के समय पर निर्धारित की जा सकती है। है कि वंशानुगत कारक बच्चे के
समय से अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं, तो गर्भाधान के समय से ही जो वंशानुगत होते हैं वो बच्चे अपना प्रभाव स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है वातावरण एवं पर्यावरण, जो वातावरण का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं। तो घोड़े की तस्वीर एक है, तो घोड़े की तस्वीर एक क्या है, तो आपका प्रतीकात्मक उद्दीपन होता है। ठीक है, फिर है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो प्राथमिक रूप पर जो आपका विकास है ये आपका केवल वातावरण से ही प्रभावित होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। तो ये जो विकास, ये जो सब पक्ष है, ये आपके वातावरणीय विकास को बल देता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि के वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो गोद लिए गए बच्चों की बुद्धि के वातावरण को अध्ययन को दर्शाते हैं। वही है कि वह कौन सी वस्तु है जो बच्चे के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो वो है आपका वातावरण, जो कि बच्चे के सभी जितने भी प्रभाव वस्तु होती हैं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, फिर आता है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है तो पालन की होती है। बच्चे का किस तरीके से पालन हो रहा है, उसकी आगे अनुसार जो उसका इन्वायरमेंटल है वो किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, इस पर निर्धारित होता है। फिर है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपके क्या परिवार सम्मिलित होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। यह कैसा सिद्धांत है, तो ये क्या है, ये आपका डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत के क्रम में है। फिर है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस में संबंधित है। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका आनुवंशिक एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है कि जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी तो नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती तो उसके माता ताली बजाते और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो ये जो उदाहरण है ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये आपके विकास, आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पाठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी हैं। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पाठन क्षमता अपनी आयु से कई बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है, तो ये आपका दिखाता है कि जो विकास है वो आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है कि आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रियाओं से कौन सा विकास प्रभावित होता है। तो बच्चों का शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, इसी के साथ है कि वातावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये आपके शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास में दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिकाएं होती हैं, ये कथन आपका एकदम सही है। इसी के साथ है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नताएं क्यों होती हैं, तो ये आपकी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे में भिन्नताएं होती हैं। वही है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित होता है, तो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है। तो जो भाषा विकास है वो आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होती है। इसके बाद है कि बच्चे शरीर, चरित्र, मूल, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं। तो वो आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण या परिवेश के कारण भिन्न या अलग अलग
होते हैं। फिर है कि वृद्धि एवं विकास उत्पादन है, तो ये आपके आनुवंशिक और वातावरण दोनों के उत्पादन है। ठीक है। इसके बाद है कि ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो ये कैसे उदाहरण हैं? तो ये जो है ये आपके सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर है कि प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो जो प्रकृति और पोषण हैं ये आपकी गर्भावस्था से लेकर विकास के नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसी के साथ है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है। तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। आगे है कि मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित है। तो ये आपके किससे संबंधित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण के में अंतःक्रिया से संबंधित है। ठीक है। अब है कि मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो वह मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो वो आपके आनुवांशिक एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद है कि आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच का जो चर्चा का विषय क्या है? तो चर्चा का विषय इनका प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश और गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ठीक है। अब है कि शिक्षा में वातावरण का प्रभाव। हमारे शिक्षा में वातावरण का प्रभाव, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लालन पालन। ठीक है। फिर है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपके आनुवांशिक और वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद है सुजन शास्त्र। तो सुजन शास्त्र के पिता कौन है? तो सुजन शास्त्र के जो पिता है वो आपके गाल्टन है। ठीक है। और इसी के साथ ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। और ये आपकी जो वन लाइनर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके टोटल वन लाइनर कराएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।